नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो कहानी हमारे चैनल पर कुछ पार्ट में आएगी, जिसका पहला पार्ट आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है शैतान। ये समय है 1970 का। उत्तर प्रदेश के एक गांव की सुबह के करीब 8 बजे होंगे। अब तक सारा गांव अपनी नींद से जग चुका था और अपने अपने काम के लिए निकल चुका था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, किसान खेती करने निकल गए थे और महिलाएं अपने रोजमर्रा के काम के लिए जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, इस काम के लिए नदी पर चली गई थी। नदी के पास से ही एक कच्ची सड़क जाती थी, जो कि गांव के अंदर आने के लिए एक अकेली सड़क थी। उस कच्ची सड़क पर सब शांति से अपने अपने काम कर रहे थे। तभी लोगों को कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी मोटरसाइकिल की थी। दोस्तों, ये समय 1970 का है, जब किसी के पास मोटरसाइकिल होना इतना कॉमन नहीं था, वो भी किसी गांव देहात में, जहां मुश्किल से किसी एक के पास साइकिल हुआ करती थी, और जिसके पास साइकिल हुआ करती थी वो भी गांव के अमीर व्यक्तियों में से एक होता था। तो इस समय किसी मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई देना लोगों को अचंभे में डालने वाला था। जैसे लोगों को दूर से हल्की हल्की मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी, लोगों के कान खड़े हो गए। सब लोगों ने अपना काम रोका और वो दूर से आती हल्की हल्की आवाज की तरफ देखने लगे। वो कच्ची सड़क आगे जाके मुड़ती थी, इसके लिए उनको वो आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन अभी तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। कुछ मिनट बाद उनको हल्की हल्की गाड़ी की झलक दिखने लगी। काले रंग की एक बुलेट दूर से आ रही थी। इस पर एक नौजवान बैठा हुआ था, दिखने में गोरा चिट्टा, अच्छी खासी लंबाई और कद काठी वाला, जिसने काले रंग की बेल बॉटम और ऊपर प्रिंटेड शर्ट पहना था, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे। उसका चेहरा लंबा था, उसके आंखों पर गॉगल था और उसके बाल कान पर आ रहे थे। दिखने में वो किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि 1970 के दशक में फिल्मी सितारों का गेटअप कुछ ऐसा ही होता था। वो अपनी गाड़ी भगाता हुआ आया और नदी के सामने की कच्ची सड़क से निकल गया। उस लड़के को देख सबने आपस में बातें शुरू कर दी। जो औरतें नदी पे कपड़े धो रही थी, उन्होंने भी एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अरे ये लड़का कौन है? कुछ औरतों ने कहा, आया होगा कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ, लेकिन दिखने में एकदम विनोद खन्ना दिखता है। अपने पूरे गाँव में एक मर्द भी ऐसा नहीं है जो इसकी तरह दिखता हो। कुछ देर बाद जब उन औरतों ने अपना काम खत्म कर लिया, तब सब औरतें अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गई। वो सब औरतें चलते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। वहाँ एक टी जंक्शन आया, जहाँ से रास्ता 2 भागों में बढ़ गया। एक भाग उनके गांव की तरफ जा रहा था और एक भाग गांव के दूसरी छोर की ओर जा रहा था। उस छोर में कोई नहीं रहता था। वो एरिया ज्यादातर सुनसान और वीरान था, क्योंकि उस एरिया में शमशान भी था, तो उधर कोई रहना पसंद नहीं करता था। गांव की सारी बस्ती गांव के एक छोर पर ही टिकी हुई थी। सब औरतें उस छोर से अपने गांव की तरफ मुड़ ही रही थी कि उन्हें वापस उस मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। सब औरतों ने उस दिशा में देखना शुरू किया, तो वो लड़का उन्हें वापस मोटरसाइकिल पे दिखा, लेकिन इस बार उसके पीछे सरपंच बैठे हुए थे। वो सरपंच को लेके गांव के दूसरी छोर की ओर निकल गया, जहाँ पे शमशान था। रास्ते में जितने भी खेत पड़ते थे, उस खेत में काम करने वाले सभी लोगों ने सरपंच को और उस लड़के को गांव की शमशान की ओर जाते हुए देख लिया। जैसे ही दोपहर हुई, सब लोगों ने सरपंच के घर की ओर रुख किया। सब मर्दों ने सरपंच से पूछा, सरपंच जी वो लड़का कौन था और आप उसे लेकर शमशान की ओर क्यों गए थे? सरपंच ने कहा कि वो लड़का बम्बई से आया है। बम्बई में उसका बहुत बड़ा कारोबार है और वो कहता है कभी किसी जमाने में उसके पूर्वज इसी गांव में रहते थे। देश की आजादी के वक्त वो सब लोग इधर के अपनी सब जमीन वगैरह बेचकर बम्बई चले गए, ताकि कोई कारोबार कर सके। वो अपनी दादी से और माँ से इस गांव के बारे में बहुत सुनता था, लेकिन उसे कभी यहाँ आने का मौका नहीं मिला था। तो उसने अभी सोचा कि मेरा जो असली गांव है, क्यों ना उस गांव में मैं अपनी एक जमीन खरीद लूं या फिर घर बना लूं, ताकि कभी कभार अपने गांव छुट्टियों में आ सकूं। इसके लिए उसने मुझसे संपर्क किया था और उसने कहा कि गांव में जो कोई घर मिले, जो कोई खाली जमीन हो, वो मुझे दिखाए, तो फिर मैं उसे खरीद लूँगा और कभी कभार छुट्टी मनाने के लिए यहाँ आता रहूँगा। मैंने उसे कहा कि अभी इस गांव में ऐसा कोई भी घर खाली नहीं है या फिर कोई भी ज़मीन खाली नहीं है जो कि मैं तुम्हें बता सकूं। तभी मैंने उसे उस बंद पड़े शमशान के नज़दीक वाले घर के बारे में और ज़मीन के बारे में बताया। उसने कहा कि मुझे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कहता था वो इस सब बातों में नहीं मानता। तब उसने कहा कि मैं वो घर खरीदने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गाँव वालों ने कहा कि सरपंच जी वो घर तो शापित है, आपने उसे बताया नहीं। सरपंच ने कहा मैंने उसे बताया, लेकिन उसने कहा वो इन सब बातों में नहीं मानता और जिद पर अड़ गया कि अभी तो उसे वही घर खरीदना है। इसके लिए मैं उसे वो घर दिखाने के लिए ले गया और अभी उसने अपना सब सामान वही रखा हुआ है और वो कहता है कि अब वो वही रहेगा और तब तक हम पंचायत में उस घर को बेचने के लिए सब कागज वगैरह तैयार करवाए। दोपहर हो गई। दोपहर को सब लोग खाना खाने के बाद अपने अपने काम पर लौट आए। किसान खेतों में खेती कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वो नया लड़का
उनकी तरफ ही आ रहा है। वो लड़का उस खेती की तरफ आया और एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। उसने टी शर्ट पहना था और हाफ पैंट पहनी हुई थी और उसकी आंखों पर अभी भी गॉगल था। लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्होंने पूछा कि तुम कौन और कहाँ से आए हो? मेरा नाम लखन है, लखन सिंह। कुछ साल पहले मेरे पूर्वज इसी गांव में रहते थे। आज़ादी के बाद वो इधर की सब ज़मीन वगैरह बेचकर बम्बई चले गए। फिर मेरे दादाजी ने बम्बई में एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू की और वो धंधा अच्छा खासा चलने लगा। तब मेरे घर वाले सब वही बस गए। बाद में मेरा जन्म हुआ, तब तक मेरे दादाजी गुजर चुके थे और मेरा संगोपन मेरी दादी ने और मेरे माँ बाप ने किया। कुछ सालों बाद दादी भी गुजर गई और उसके बाद पिताजी गुजर गए और 2 महीने पहले मेरी माँ, वो भी गुजर गई। लेकिन मेरी दादी से, मेरे पिताजी से और मेरी माँ से मैं इस गांव के बारे में खूब सुनता था। वो कहते थे कि हमारा गांव बहुत ही सुंदर है और सच में जैसा मैंने सुना था इस गांव को बिल्कुल वैसा ही पाया है। बम्बई में मेरा अच्छा खासा कारोबार है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा इस दुनिया में अभी कोई नहीं है। तो कभी कभार अपने काम से फुर्सत निकाल कर बस छुट्टी मनाने के लिए ही सही मैंने सोचा अपने गांव में अपनी एक ज़मीन और एक घर होना चाहिए। इसलिए मैंने सरपंच जी से संपर्क किया और उन्हें कहा कि मुझे आपके गांव में घर खरीदना है। मगर बेटा, तुम जिस घर में रह रहे हो वो घर तो शापित है, कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, एक गांव वाले ने कहा। लाखन ने इसके ऊपर मुस्कुराते हुए कहा, देखिए चाचा, मैं इन सब बातों में नहीं मानता। अगर आप सब मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो बस इतनी कर दीजिए कि पंचायत में उस घर के कागज़ और उस ज़मीन के कागज़ जल्दी से जल्दी बनवा दीजिए ताकि मैं उस घर को और उस ज़मीन को खरीद सकूं। लेकिन बेटा, अगर तुम्हें दूसरा कोई घर या फिर ज़मीन चाहिए तो हम तुम्हें वो दिलवा देंगे। उस घर के बारे में जिद मत करो, वो घर सचमुच शापित है। नहीं चाचा, अब तो मुझे वही घर खरीदना है। मैं साबित कर दूंगा कि शापित जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बस आप मेरी मदद कर दीजिए, लाखन ने कहा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। हमारा तो फर्ज था तुम्हें बताना। अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो हम सरपंच जी से कहेंगे कि उस घर के कागज जल्दी से जल्दी तुम्हारे नाम कर दे। दूसरे दिन की सुबह लखन सुबह सुबह नींद से जाग गया और वापस टहलने निकला। टहलते टहलते आज वो नदी किनारे जा पहुंचा, जहाँ सब औरतें कपड़े धो रही थी। कुछ किसान अपनी भैंसों को उधर नहला रहे थे। लखन गया और जाकर एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। सब औरतों ने उसे देखा और आपस में ही बात करने लगी। एक औरत ने कहा, देखा कितना खूबसूरत दिखता है, अपने पूरे गांव में ऐसा एक भी मर्द नहीं है। दूसरी औरत ने कहा, चलना उसे बात तो करते हैं, पता तो चले कौन है और कहाँ से आया है। फिर सब औरतें उसके पास चली गई। उससे उसका नाम पूछा और यहाँ आने का कारण भी पूछा। उसने उसकी सब कहानी बता दी। सभी औरतों ने यही कहा कि देखो, उस घर को छोड़ दो, वो घर सचमुच शापित है। तुम चाहिए तो दूसरा कोई भी घर देख सकते हो, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है और गांव वाले भी तुम्हारी मदद कर देंगे। लेकिन लखन ने कहा, नहीं, मुझे वही घर चाहिए। फिर सब औरतों ने उसे समझाना छोड़ दिया, लेकिन सब औरतें उसी को देखे जा रही थी। उसकी खूबसूरती उनके सामने से हटी नहीं रही थी, क्योंकि आज तक उन औरतों ने कभी भी ऐसा नौजवान नहीं देखा। दिखने में वो सचमुच किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं लग रहा था। सब औरतें एक तरह से मंत्रमुग्ध हो गई। उनमें से एक औरत उसके बाजू में जाकर बैठ गई और उसे समझाने लगी, लेकिन समझाते समझाते वो बार बार उसे छूने की कोशिश कर रही थी। लखन के ये ध्यान में नहीं आया, लेकिन बाकी औरतों ने ये देख लिया था। कुछ देर बाद लखन अपने घर के लिए निकल गया और सभी औरतें अपना काम निपटाकर घर जा रही थी और उनमें सिर्फ लखन के बारे में ही बात हो रही। तभी एक औरत ने पूछा, क्यों रे सरला, मैंने देखा तू क्या कर रही थी। उसके बाजू में जाकर बैठ गए और बार बार उसे छूने की कोशिश कर रही थी। सरला ने शर्माते हुए कहा, क्या बताऊँ, हम सबको पता है, हम लोगों ने जिंदगी में ऐसा मर्द नहीं देखा। अगर थोड़े बहुत मज़े मिल ही रहे थे तो फिर मैं क्यों छोड़ूं। इसके ऊपर सब औरतें हंसने लगी। उस पर दूसरी औरत ने कहा, ये बात सही कही सरला ने, अपने पूरे गांव में एक भी ऐसा मर्द नहीं जो इसकी तरह दिखता हो। सचमुच अगर ये कुछ साल पहले गांव में आ गया होता तो मैं तो कहती हूँ मैंने तो इसे शादी करनी थी। अरे ओ विमल बहन, छोड़ दो, अभी तुम्हारे 2 बच्चे हैं। ये सब बोलने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें भी पता है। सब औरतें हंसने लगी। विमल ने कहा, सही बात है, अभी जिसको गले में बांधा गया है उसी को भी ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा। चलो घर जाके खाना पकाते हैं।
ऐसा कहकर सब औरतें अपने अपने घर के लिए निकल गईं। मध्यरात्रि का समय होगा। लाखन अपने घर में सो रहा था, तभी उसे अचानक किसी की आवाज़ आई। लाखन। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे आवाज़ दी हो। उसकी नींद टूट गई। उसने अपने आजू बाजू देखा, खिड़की से बाहर देखा तो कोई नहीं था। उसे लगा उसने कोई सपना देखा होगा, इसके लिए वो वापस सो गया। थोड़ी देर बाद उसे वापस वही पुकार सुनाई दी, लाखन उठ जाओ। वो वापस नींद से जग गया। उसने आजू बाजू देखा, वापस खिड़की के बाहर देखा। इस बार उसने दरवाज़ा खोल के बाहर आकर भी देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद उसे सपना ही आ रहा है, इसलिए वो इस बार दिया जलाया और दिया जलाकर ही सो गया, क्योंकि उस वक्त तक उस गांव में कोई बिजली नहीं थी, इसलिए सब लोग रात को दिए का ही इस्तेमाल करते थे। वो वापस सो गया। उसे वापस वही पुकार सुनाई दी। इस बार वो नींद से जागा और बाद में कई देर सोया नहीं, लेकिन उसे अब कोई भी पुकार सुनाई नहीं दी। अब उसे यकीन हो गया था कि वो जो कुछ भी है वो सपने में ही देख रहा है। इसके लिए वो इस बार सो गया और जब भी उसे पुकार सुनाई दी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। दूसरे दिन सुबह वो जागा और हमेशा की तरह नदी पर जाकर बैठ गया। जाते जाते खेतों में किसानों से भी मिला। हमेशा की तरह वो खेत में किसानों से मिलने गया, क्योंकि उसके दिनचर्या का एक भाग बन गया था कि सुबह वो जाता खेतों पर, किसानों से बात करता, गांव के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करता, उन्हें कुछ बम्बई के किस्से बताता। सब लोग उसे पूछा करते कि बम्बई में कभी तुमने किसी फिल्मी सितारे को देखा है क्या? वो भी कहता कि हाँ, बहुत सारे फिल्मी सितारों को देखा है। वो इसी एरिया में रहता है जहाँ पर फिल्मी सितारे रहते हैं। बाद में वो आगे नदी पर चला गया। आज सभी औरतें उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि यह अब दिनचर्या का भाग बन गया था कि वो हमेशा सुबह सुबह नदी पर जाकर बैठ जाता और उन औरतों से बात करता, और औरतों को भी उससे बात करना बहुत अच्छा लगता था। उसने औरतों को कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। औरतों ने कहा कि हम तुम्हें अभी भी समझा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए उस घर को छोड़ दो, वो घर शापित है। लेकिन वो भी अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ था और वो अपने घर निकल गया। उस रात को जब वो सो रहा था, इस बार उसे वापस वो पुकार सुनाई दी। इस बार वो जागा और अपने घर के बाहर जाकर बैठ गया। उसने एक छोटा सा दिया जलाकर अपने घर के बाहर भी रखा हुआ था, ताकि घर के सामने थोड़ी बहुत तो रोशनी रहे। वो बहुत देर तक बैठा रहा। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, गाँव वालों में से कोई है जो उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन कई देर तक बैठने के बाद उसे कोई नहीं दिखाई दिया, तो वो वापस अंदर जाके सो गया। इस बार उसे वापस पुकार सुनाई दी। इस बार जब वो जागा तब उसे खिड़की के बाहर बहुत ज़्यादा रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने खिड़की के बाहर देखा तो सामने के शमशान में एक चिता जल रही थी, और उस चिता के बाजू में एक साधु बैठा हुआ था, जो साधु जैसे कुछ अनुष्ठान कर रहा था। लखन ने जैसे ही देखा, उसने झट से दरवाज़ा खोला और भागते भागते उस शमशान की तरफ भागा। वो शमशान उसके घर से थोड़ा सा ही दूर होगा, लेकिन बीच में कोई भी खेत या फिर कोई भी पेड़ ना होने के कारण वो शमशान उसके खिड़की से साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके घर से उस शमशान की तरफ जाने में उसे चलते हुए करीब 5 मिनट लगे। जब तक वो शमशान की तरफ जा रहा था, उसे वो चिता और वो साधु दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो शमशान के नज़दीक पहुंचा, वो दोनों भी गायब हो गए। उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसे ऐसा लगा कि वो शायद नींद में है, इसके लिए उसे कोई वहम हुआ होगा। इसके लिए वो घर आया और पूरी रात नहीं सो पाया। उसके दिमाग में वही सब चल रहा था। आखिर सुबह होते होते उसे नींद आ ही गई। आज वह जगा, लेकिन हमेशा के मुकाबले थोड़ी देर से जगा। सब लोग अचंभे में थे। खेत पर जिन लोगों के साथ वो बात करता था, उन्होंने देखा कि अब तक लखन नहीं आया है। इधर नदी के ऊपर सब औरतें उसका हमेशा की तरह इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आज उसे देर होने के कारण सब औरतों का मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो औरतें अपना काम निपटा कर घर जा रही थी, वैसे ही उन औरतों ने उसे नदी की ओर आते हुए देखा। सब औरतें वही नदी पर रुक गई। वो आया और हमेशा की तरह अपनी जगह पर उस पत्थर के पे जाके बैठ गया और कुछ कंकड़ उठाकर नदी में फेंकने लगा। औरतों ने उससे पूछा, क्या हुआ लखन, आज इतनी देर क्यों कर दी? लखन ने कहा, कुछ नहीं, रात भर मेरी नींद पूरी नहीं हुई, इसके लिए मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई थी। औरतें उससे बात कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान उन औरतों की तरफ था ही नहीं। उसमें
एक औरत आकर उसके बाजू में बैठ गई और उसने जानबूझकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, लखन, तुम्हें अगर कोई भी तकलीफ़ है तो तुम हमसे कह सकते हो। लखन ने कहा कि नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, बस रात को नींद पूरी नहीं हुई, इसके कारण थोड़ी थकावट महसूस हो रही है। उसने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मुझे कुछ काम है, मैं ज़रा सरपंच के घर जा रहा हूँ, और वो वहाँ से निकल गया। सब औरतें उस एक औरत की तरफ देख रही थी जिसने उसका हाथ पकड़ा था। विमला, तुमने आज तो अच्छा बहाना बनाया उसका हाथ पकड़ने का, एक औरत ने कहा। ये सुनकर विमला थोड़ी शर्मा गई। उसने कहा, तो क्या हुआ, अभी वो तो हमारा दोस्त है ना, हमेशा हमसे बात करता है। रहने दो विमला, हमें सब पता है तुम्हारे नियत के बारे में। ये देखकर विमला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने कहा कि देखो, मुझे पता है तुम लोग मेरे ऊपर जल रही हो, ये मेरी नहीं, तुम सबकी नीयत उसके बारे में ऐसे ही है, बस तुम्हें अभी तक मौका नहीं मिला और आज मुझे वो मिल गया। ये सुनकर सब औरतें हंसने लगी। उसने कहा, सही कहा विमला तूने, लेकिन कुछ भी हो, तेरा तो आज दिन बन गया। उसने कहा, हाँ रे, लेकिन क्या करे, आज उसका मूड भी थोड़ा ख़राब था, इसके लिए उसका उतना कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, उसे समझ भी नहीं आया होगा कि मैंने क्या किया। इसके ऊपर सब औरतें हंसी और अपने अपने घर की तरफ निकल गई। यहाँ लखन सरपंच के घर की ओर जा रहा था। जाते जाते उसे खेत पे काम करने वाले किसान मिल गए। उन्होंने उसे देखकर ही कहा कि तुम कुछ परेशान लग रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले जब तुम खेत पे आए थे तो भी परेशान दिख रहे थे, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तो लखन ने उसे रात को जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। उसने पूछा कि उस घर की कहानी क्या है, उस घर को शापित क्यों कहा जाता है। उस पर एक किसान ने कहा कि देखो, कुछ साल पहले उस घर में एक तांत्रिक रहा करता था। वो अपने परिवार के साथ वहाँ रहता था, लेकिन क्योंकि वो तांत्रिक था इसके लिए उसे गांव में कोई जगह नहीं मिली। लेकिन गांव वालों ने कहा, क्योंकि तुम एक तांत्रिक हो तो गांव के बाहर दूसरे छोर पर शमशान के पास एक जगह खाली है, चाहिए तो तुम वहाँ रह सकते हो, वहाँ अपना घर बना लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाद में उसने उस जगह पर अपना घर बना लिया और वो अपने परिवार के साथ वहाँ रहता था। उसकी बीवी और उसका एक बच्चा था, उस बच्चे के साथ वह रहता था। वैसे वो तांत्रिक होकर भी कोई बुरा आदमी तो नहीं था। गाँव वालों के साथ वो अच्छी बातचीत रखता था। घर के सामने थोड़ी बहुत खेती कर लिया करता था, जिससे उसका गुजारा हो जाता था। गांव में अगर कभी किसी को तांत्रिक की ज़रूरत पड़े, कुछ अनुष्ठान करना हो, तो लोग उसे बुलाया करते थे। वहाँ से उसकी थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाती थी, उससे कभी किसी को कुछ परेशानी नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि वो रात को भी शमशान में जलती हुई चिता के बाजू में बैठकर वो अनुष्ठान करता था। कई बार जब लोग रात को देर से उस रास्ते से गांव के अंदर आते थे, तब लोगों ने उसे वो चिता के बाजू में बैठकर अनुष्ठान करते हुए देख लिया था। लोग उससे बहुत डरने लग गए थे। गांव वालों ने उससे समझाया भी कि तुम ये सब हरकतें मत किया करो, तब उसने हाँ कहा। बाद में उसके वो चिता के बाजू में बैठने वाले अनुष्ठान तो बंद हो गए। लेकिन एक दिन गांव की एक औरत जो गांव में अकेली रहती थी, जिसका कोई नहीं था, उसके साथ उसने कुछ गलत हरकत कर दी थी और वो उस औरत और एक बच्ची की बलि देते हुए पकड़ा गया। तो गांव वालों ने उसे बहुत पीटा, इतना पीटा कि उसमें उसकी मृत्यु हो गई। जब उसे उसकी पत्नी बचाने आई तो गांव के लोगों ने उसकी पत्नी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन उसका बच्चा ये सब देखकर कहीं भाग गया। बाद में पता नहीं चला कि वो कहाँ गया और कई सालों से वो दिखाई भी नहीं दिया। लाखन ने पूछा, कितनी साल पहले की बात है? गाँव वालों ने कहा, होगी करीब 10 साल पहले की बात। एक गाँव वाले ने कहा, देखो लाखन, हम तुम्हें अभी भी कह रहे हैं वो घर छोड़ दो, क्योंकि जब से उस तांत्रिक की मृत्यु हुई है तब से उस घर के आजू बाजू में कभी भी कोई लोग जाते हैं तो उन्हें उस तांत्रिक की मौजूदगी का एहसास होता है। जो कल रात तुमने देखा है वो बाकी लोगों को भी दिखा है, इसके लिए अब उस रास्ते से रात को कोई भी नहीं आता। हम उस शमशान की तरफ तभी जाते हैं जब गाँव में किसी की मृत्यु हो जाए, अन्यथा उस शमशान की ओर अभी कोई भी नहीं जाता, और खासकर रात के वक्त तो कोई जाता ही नहीं। लाखन ने फिर भी कहा, चाचा, मैं आपसे दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि इस दुनिया में भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, मैं थोड़ा परेशान था क्योंकि
मुझे जो सब दिखा वो शायद मेरा वहम भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने गांव वालों से उस तांत्रिक के बारे में थोड़ा बहुत तो सुन रखा था, तो शायद मैंने सपने में वही देख लिया हो। और जब भी मैं जगा जो आधी नींद में था, तब शायद मुझे वही सब दिखा हो। अब जब आपसे पूरी कहानी मुझे पता चल ही गई है, तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस तांत्रिक के साथ जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, और मैं ऐसे बुरे आदमी से डर कर तो गाँव नहीं छोड़ने वाला। गाँव वालों ने कहा, लेकिन फिर भी एक बार ज़रूर सोच लेना, हमें पता है तुम मानोगे तो नहीं, फिर भी एक बार ज़रूर सोच लेना। लखन ने कहा कि ठीक है, मैं अभी सरपंच के पास ही जा रहा हूँ, उनसे बात करके देखता हूँ। इतना कहकर लखन उधर से चला गया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी का ये पहला भाग कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगला भाग जल्दी ही हम रिलीज़ कर देंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।